गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का एक टॉपिक है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे 1865 में। कब पब्लिश हुए थे? 1865 में। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ही अच्छा है कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी सेंचुरी में दिए थे? तो मिड 90th सेंचुरी, ये ध्यान रखिएगा, एचडी क्वेश्चन आपको मिलेगा। कौन सी ड्यूरेशन में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे? मिड 90th सेंचुरी में। और ये वो पीरियड था जिसमें फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग हुई थी। यानी इनहेरिटेंस वर्ड जो था, हेरिडिटी जो था, उसकी पहली बार जो अंडरस्टैंडिंग हुई या पहली बार जो हमारे सामने आया वो मिड 90th सेंचुरी में मेंडल के एक्सपेरिमेंट के कारण आया। तो ये दूसरा लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कौन से ड्यूरेशन में हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा अपन बेसिक बातें कर रहे हैं इनहेरिटेंस के। लॉ तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनके रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो कौन से प्लांट पे था? पी प्लांट पे था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट का जो ड्यूरेशन रहा था वो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, 1856 टू 1863 तक। ओके। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया था। अब 14 कैसे हो गया बच्चों? आपको मैंने क्या बताया था ना, पी प्लांट के सेलेक्टेड कैरेक्टर कितने थे? 7। अब 7 कैरेक्टर जो थे वो पेयर्ड थे, उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड पेयर्ड थे ना। तो जैसे एक वेराइटी ले ली टॉल, एक वेराइटी ले ली ड्वार्फ, एक राउंड सीड की वेराइटी है, एक रिंकल सीड की वेराइटी है। यानी वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की वेराइटीज़ कितनी बन जाएगी? 14 बन जाएगी। तो 14 वेराइटीज़ को उसने सेलेक्ट किया। लास्ट असाइनमेंट जब मैं आपको सॉल्व करवा रहा था तब भी मैंने बताया था ना कि 14 का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके। अब देखो बच्चों कि मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की क्या क्या क्वालिटी थी। देखो बच्चों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्योर ब्रीड या प्योर लाइन को ही सेलेक्ट किया था। बताया था ना मैंने कि उसने अगर अपना क्रॉस करवाया था तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, है ना, या आप ये बोलिए कि प्योर येलो और प्योर ग्रीन के बीच में। ओके। तो प्योर ब्रीड को सेलेक्ट किया था उसने। दूसरी बात, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में, अपने ऑब्जर्वेशन में केवल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ही कंसीडर किया। इंटरमीडिएट कैरेक्टर को उसने कंसीडर नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि कोई एक प्लांट टॉल है, एक ड्वार्फ है, क्या कोई इंटरमीडिएट प्लांट नहीं बना? बना होगा, पक्का बना होगा, लेकिन मेंडल ने उसको कंसीडर नहीं किया, है ना। उसने केवल किसको कंसीडर किया? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ही कंसीडर किया। दूसरी बात, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को लार्ज सैम्पलिंग साइज में किया। उसने कोई 1-2 प्लांट पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने हज़ारों प्लांट के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट किया। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों? इससे प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिजल्ट उसने दिया। उसके पास अपने ट्रेट की प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा मिली उसको, उसके बेस पर उसने अपना रिजल्ट दिया। दैट मीन्स अगर हमारे पास सैम्पलिंग साइज़ कम है तो हम प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं ले पाएंगे, है ना। हमें केवल जो है मेन कंक्लूजन के बेस पर ही रिजल्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर लार्ज सैम्पलिंग साइज़ है तो हम प्रोबेबिलिटी बेस पर रिजल्ट दे सकते हैं। मेंडल ने जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराया, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, इमैस्कुलेशन, ऑपरेशन, बैगिंग, टैगिंग, वो भी मेंडल ने जो है वो परफॉर्म की। और मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनका रिकॉर्ड या डाटा पूरा मेंटेन रखा। ये उसके एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी थी। बच्चों, जो ये एक्सपेरिमेंट की जो मैंने क्वालिटीज़ बताई है, यही क्वालिटीज़ मेंडल का सक्सेस रीज़न बना था। क्योंकि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया था ना बच्चों 1863 में, और 1865 में उसने पब्लिश किया। लेकिन वो क्या हो गया था, उस समय अनएक्सेप्टेबल हो गया था, यानी वो स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन लेटर ऑन 1900 के बाद मेंडल को सक्सेस मिली। तो उस सक्सेस के पीछे रीज़न क्या था? यही क्वालिटीज़ थी उसके एक्सपेरिमेंट की जो उसकी सक्सेस का रीज़न था। ऐसा नहीं है बच्चों कि मेंडल ही एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इनहेरिटेंस पर एक्सपेरिमेंट किए थे।
मेंडल से पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो बिफोर मेंडल अगर मैं बात करूं, बिफोर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे बच्चों कॉल र्यूटर, इसने टोबैको प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, टोबैको प्लांट पे। और एक थे गॉस और नाइट, इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ऐसा नहीं, ये भी बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग है या स्ट्रेटेजी है उसमें कमी रही होगी, और मेंडल ने उनको एनालाइज करके इन कमियों को अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं आने दिया, वो भी उसके एक सक्सेस का कारण बना है। इज दैट क्लियर? तो अब ये भी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पी प्लांट पर मेंडल से पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था, गॉस और नाइट ने। या ऐसे आ सकता है कि मेंडल से पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, कॉल र्यूटर, गॉस एंड नाइट। ओके, अब आता है बच्चों कि क्या फेलियर या अनसक्सेस के रीजन रहे 1865 1866 में कि मेंडल को जो है उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो वो क्या रीज़न रहे होंगे, देखिए उसके मेन 4 रीज़न मैंने लिखे हैं। पहली बात तो कि उस मेंडल ने जब 1865 में अपना पब्लिश किया था जिस मैगज़ीन में अपना रिसर्च, वो मैगज़ीन वाइडली पब्लिश नहीं होती थी। और बच्चों आपको पता है कि बिकता वही है जिसकी मार्केट होती है, मानते हो ये बात? तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट इतना पब्लिश नहीं हुआ था। और एक और आपको मैं यहाँ पे लिंक करके बताता हूँ कि जिस समय ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट पब्लिश हो रहा था उसी समय डार्विन ग्रेट साइंटिस्ट आपने सुना होगा, उस समय डार्विन की भी बुक पब्लिश हो रही थी, है ना। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसमें उसने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन वो वाइडली पब्लिश थी। तो सब लोगों का, सब साइंटिस्ट का जो फोकस था वो डार्विन की बुक पर था, और मेंडल जो है वो पब्लिश हुआ नहीं वाइडली, मेंडल का रिसर्च। इसीलिए मेंडल कहीं ना कहीं जो है मेंडल को जो है रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया इसका एक्सपेरिमेंट, आप ये बोल सकते हैं। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय डार्विन का जो बुक था वो वाइडली पब्लिश हो रहा था, डार्विन का रिसर्च वाइडली पब्लिश हो रहा था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हीज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग जीन या फैक्टर। मेंडल ने जीन या फैक्टर के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फैक्टर एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर या जीन एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो ट्रेट को कंट्रोल करती है। और एक कॉन्सेप्ट और उसने दिया था कि जो पेयर ऑफ एलील होते हैं वो एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यानी कहने का मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर एक साथ हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रभावित नहीं करेगा और स्मॉल टी कैपिटल टी को प्रभावित नहीं करेगा। यानी इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग नहीं होगी, समझ आए ना? इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग नहीं होगी। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं होगी इनके बीच में। बोलो क्लियर है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी उसके जो सहयोगी उसके जो बराबर के जो साइंटिस्ट थे या जो रिसर्चर थे उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि ब्लेंडिंग अगर नहीं होगी तो फिर वेरिएशन कैसे आएगी, जबकि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन तो आती है ना, तो कहीं ना कोई रिएक्शन तो हो ही रही है। तो वेरिएशन भी इसके पीछे एक लॉजिक था। हाँ बच्चों, इसके बाद देखिए कि मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिक्स को यूज़ किया बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। और उस समय का वो टोटली न्यू कॉन्सेप्ट था और उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसको अनएक्सेप्ट कर दिया था। तो देखो मैथ यूज़ करना भी इसके लिए भारी पड़ गया था। अब एक और बात, अब मेंडल से पूछा गया भाई ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? बोले फैक्टर। ट्रेट की इनहेरिटेंस कौन करा रहे हैं? बोले फैक्टर। अरे बोले भाई फैक्टर क्या है? तो बोला वो उसका पता नहीं। मतलब इस बात को समझिएगा कि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। उसके पास फैक्टर की एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था। इज दैट क्लियर? समझ आए? सो दीज आर द सम रीजन ऑफ फेलियर रीजन। ओके, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था या मेंडलिज्म जो थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे, उनका रीडिस्कवरी 1900 में हुआ। और उसको करने के लिए 3 साइंटिस्ट थे। एक डी व्रीस जो हॉलैंड के थे, उन्होंने इवनिंग प्रीमरोज प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मेंडल को रीपब्लिश भी किया 1901 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार पब्लिश 1865 में था, दोबारा पब्लिश 1901 में हुआ था। किसने किया था? डी व्रीज ने।
और मैगजीन का नाम था फ्लोरा मैगजीन। ओके। कार्ल कॉरेंस जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स के डिस्कवर भी माने, इन्होंने ही डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स को, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, इन्होंने मेज प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेंडल के जो कंक्लूजन्स थे, मेंडल के जो पोस्टुलेट्स थे, उनको इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कन्वर्ट किया और इन्होंने मेंडल्स के कंक्लूजन्स को 2 लॉ में कन्वर्ट किया। फर्स्ट लॉ इन्होंने सेग्रीगेशन दिया और सेकंड लॉ इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कॉरेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सेकंड लॉ बोला जाता है अकॉर्डिंग टू कॉरेंस। ये क्वेश्चन 1-2 बार मेडिकल एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। और ये भी आया कि मेंडल के जो कंक्लूजन्स थे उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कन्वर्ट किसने किया, तो कार्ल कॉरेंस थे। वॉन सेरमेक, ये ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पर किया। इन तीनों साइंटिस्ट ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने देखा कि जो रिजल्ट्स हैं वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, मेंडल के कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने मेंडल को जो है 1900 के अंदर रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो यही मैं नोट्स आपको भेज देता हूँ, जो आप कॉपी में नोट कर लेना और बाकी लेक्चर आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।